कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कुमार सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल होम डिवीजन सेंटर पर। आज दोस्तों जीएसटी का आज तीसरा लेक्चर है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो लेसन नंबर 4 हमने नया स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड 10 का अलजेब्रा का, उसका आज तीसरा लेक्चर वीडियो है, जिसमें हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि जीएसटी ट्रेडिंग चेन क्या होता है, फिर आपका आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, जीएसटी पेएबल क्या होता है और आईटीसी क्या होता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। आइए समय को ना व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं लेक्चर पर। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह कि जीएसटी तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग चेन होता क्या है। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, और चेन का मतलब हुआ चेन जिससे आपने चेन देखा है, आपने गले में चेन पहनते हुए देखा होगा, साइकिल का चेन देखा होगा, मोटरसाइकिल का चेन देखा होगा, सभी चेन का मतलब क्या होता है, लिंक, एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ होता है उसी को चेन कहते हैं। चेन आपने देखा होगा कि इस प्रकार से होता है, घर में आपने देखा होगा, हर जगह पे देखो तो एक चेन जो है, एक जो इसमें जो रिंग होता है ये दूसरे से जुड़ा होता है और दूसरा जो है तीसरे से जुड़ा होता है। अगर ये बीच में कहीं भी ब्रेक हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये ब्रेक हो गया, तो इसका और इसका दोनों एक दूसरे का एक कांटेक्ट आपस में टूट जाता है। इसी को क्या कहते हैं, चेन कहते हैं। इसी प्रकार से ट्रेडिंग में भी अपना एक चेन जुड़ा होता है, एक दूसरे से लिंक होता है, जिससे क्या होता है कि अगर एक कोई अगर बंद कर दे तो दूसरा का ट्रेडिंग जो है खराब हो सकता है, दूसरे का बिजनेस खराब हो सकता है, उसी को ट्रेडिंग चेन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जो यूज करते हैं, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की बात कर ले, मान लीजिए कि मैं पतंजलि का मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं करता, लेकिन मैं किसी भी प्रोडक्ट की एक बात करूं, मान लीजिए मैंने टूथपेस्ट के बारे में बोलता हूं। टूथपेस्ट अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, वी आर कंज्यूमर, क्योंकि हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग खरीद के लाते हैं, लेकिन हम कहां से गए, हम गए बगल के जो ग्रोसरी शॉप है वहां से जाके कोलगेट हमने खरीद लिया। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या वो ग्रोसरी शॉप वाला अपने घर से लाके देता है? जी नहीं, वो भी कैसे खरीद के लाया होगा। तो इसका जो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोड्यूस कहां हुआ, बना कहां, ये जो टूथपेस्ट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं एक्चुअली में ये आया कहां, तो ये किसी मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया होगा। किसने बनाया होगा? किसी मैन्युफैक्चरर ने अपने फैक्ट्री में, अपने इंडस्ट्री में, विद द हेल्प ऑफ सम वर्कर्स, सम मशीन्स एंड सम इंजीनियर्स, दे विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। यानी उन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया होगा, आपने कुछ पैसे की लागत लगाई होगी, कुछ इंग्रेडिएंट्स लाए होंगे, कुछ मशीन्स का यूज किया गया, प्रोसेसिंग किया विद द हेल्प ऑफ सम वर्कर्स एंड सम इंजीनियर्स एंड सम एक्सपर्ट्स आल्सो। उसने क्या किया, इसको मैन्युफैक्चर किया। लेकिन उसका काम क्या है, मैन्युफैक्चर करना। क्या वो बेच सकता है क्या लोगों के बीच में? नहीं, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करने से फुर्सत नहीं है, तो वो बेचेगा किधर, वो डोर टू डोर किधर जाके बोलेगा कि हाँ आप मेरा प्रोडक्ट ले लो, आप मेरा प्रोडक्ट ले लो, आप मेरा प्रोडक्ट ले लो। अगर वो यही प्रोडक्ट लेते रहेगा, बेचते रहेगा, तो फिर वो कमाएगा कब और बिजनेस कब संभालेगा, मैन्युफैक्चर कब करेगा कि कब इंग्रेडिएंट्स के लिए कौन सी चीजें चाहिए, कौन सी चीजें की और जरूरत है, कौन सी चीजों की और कमी है, तो ये कब वो खोजेगा। इसके लिए वो क्या करता है कि वो अपने तो बनाया, लेकिन बनाने के बाद उसने क्या कर दिया, आगे बोला भाई एक काम कर, मैंने तो इसको बना दिया, अब तू बेच, अब तू इसको बेच। अब मैंने इसको बनाया, तो बेचने के लिए मैं किसको दूंगा, किसी और को। फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैं अभी मेरा काम है कि एक बनाना, वीडियो बनाना, मैंने लेक्चर दिया, लेक्चर बना रहा हूं, लेक्चर का वीडियो बता रहा हूं, लेकिन आप तक कैसे पहुंचेगा? मैं घर जाके नहीं बोलूंगा कि ये देखो मैंने लेक्चर बनाया, ये मेरा भी लेक्चर देख लो, ये मेरा लेक्चर देख लो। तो मेरा लेक्चर को दिखाने का काम कौन कर रहा है? YouTube कर रहा है ना। उसी प्रकार से इसका जो बनाए हुए प्रोडक्ट है उसको बेचने का काम कौन किया? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब होलसेलर का काम क्या है कि ये क्या करता है कि इसके पास जो पैसे रहते हैं, उस पैसे से इसने क्या किया, इससे कुछ सामान यानी टूथपेस्ट को खरीद लिया। उसने खरीद लिया, खरीद के उसने क्या किया, वो बल्क में खरीदा, क्योंकि वो एक पीस 2 पीस नहीं देगा, वो जब भी देगा वो बल्क में देगा। 10 पेटी, 20 पेटी, 50 पेटी, 100 पेटी, इस प्रकार से वो क्वांटिटी में देगा, बल्क में देगा कि हाँ एक बार में 2000 पीस का ऑर्डर है, इसको उसने दे दिया होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को। लेकिन होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, 2000 पीस को एक बार में बेच पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या करता है, छोटे छोटे रिटेलर शॉप्स जैसे जो हमारे बगल में नोवेल्टी या ग्रोसरीज है, इन सभी को छोटे छोटे को क्या करता है, ये इससे बड़े क्वांटिटी में लिया और उससे छोटे क्वांटिटी में ये इसको बेचता है। ये कहता है कि मैं भी लूज नहीं बेचता, मैं 1 पीस 2 पीस करके नहीं दूंगा, आपको लेना है तो कम से कम 50 पीस, 100 पीस, 10 पीस, 50 पीस, 40 पीस का ऑर्डर देना पड़ेगा।
अभी मैं कस्टमर हूं, मैं मंथली में एक टूथपेस्ट यूज करता हूं, तो मैं 50 पीस लेके क्या करूंगा? कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो मैं कहां जाऊंगा? इससे जाके तो खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये तो भाई 50 पीस 100 पीस से कम तो बेचेगा नहीं। तो एक पीस मुझे जरूरत है, एक पीस कौन देगा? मुझे देगा रिटेलर। इसने क्या किया? 50 पीस इसको बेचा। अगर इसके पास 2000 पीस है, अब मान लीजिए इसके पास 2000 पीस है, इसने 50 पीस करके बेचा, तो कितने को बेचेगा? 40 रिटेलर शॉप को बेचेगा। 40 रिटेलर शॉप को 40, इसके पास 2000 पीसेस था, इसने 50 पीसेस करके 40 रिटेलर शॉप्स को बेचा। अब ये रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर का काम क्या है कि ये क्या करेगा कि कंज्यूमर को एक एक पीस 2-2 पीस करके ये क्या करता है? बेचता है, कंज्यूमर से पैसे कलेक्ट करता है। इस प्रकार से देखिए, मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को, और होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या किया? छोटे-छोटे रिटेलर्स को दिया, और रिटेलर ने क्या किया? कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। इस प्रकार से ट्रेडिंग चेन बनता है। अगर आप सोच लीजिए, अगर मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर जो है बनाना बंद कर दे, मैन्युफैक्चरर बनाना बंद कर दे, तो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दे, तो रिटेलर का चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर रिटेलर बंद कर दे, तो कंज्यूमर को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, एक दूसरे से ये क्या है? लिंकअप है। इसी को कहते हैं ट्रेडिंग चेन। लेकिन ट्रेडिंग चेन तो समझ में आ गई। अभी क्या है कि हमने को पढ़ना है जीएसटी ट्रेडिंग चेन के बारे में। ट्रेडिंग चेन तो समझ में आया कि ट्रेडिंग इस प्रकार से व्यापार क्या होना, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर के बीच में, और कंज्यूमर जो होता है ये लास्ट होता है, ये एंड होता है। यहाँ के बाद आगे कोई बिजनेस होता ही नहीं है। यहाँ पे कंज्यूम हो गया, प्रोडक्ट खत्म हो गया, पैसे ले लिए, पैसा किस्सा खत्म, है कि नहीं? लेकिन हमको पढ़ना है जीएसटी के बारे में। तो यहाँ जीएसटी कैसे वर्क करता है? अभी जैसे मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग किया, ये बेचेगा होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को बल्क में, तो बल्क में बेचेगा तो जीएसटी भी तो बल्क मिलेगा ना। अगर मान लिया जाए इसने 100 रुपए में इसको बेचा और बोला कि 5 रुपए जीएसटी लगेगा, कितना लगेगा? 5% लगेगा। तो लगेगा 5% लगाया कि इसके लिए परचेजिंग रेट क्या हो गया? 100 रुपीज प्लस 5 रुपीज जीएसटी, यानी टोटल कितना हो गया? 105 रुपीज इसके लिए हो गया, है ना? इसको लागत कितनी आई? 105 रुपीज आई। अब क्या करेगा ये बोलेगा भाई ठीक है, मैंने तो 5 रुपए 100 रुपए मेरा लगा सामान का, 5 रुपए जीएसटी का, तो मैं क्या जीएसटी नहीं लूंगा तुमसे? लूंगा ना। मेरी लागत हो गई 105। अब ये क्या करता है? इसको बेचेगा 105 रुपीज प्लस 5 रुपए जीएसटी, 105 रुपए जो इसकी लागत थी, क्योंकि जीएसटी इसने भी लिया ना, जीएसटीआईएन यानी क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इसने भी लिया हुआ है, जीएसटी नंबर इसने भी लिया हुआ। जब जीएसटी नंबर इसने लिया हुआ थी, इसको भी तो जीएसटी पे करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। तो इसने क्या किया? 105 रुपए जो इसकी लागत थी प्लस 5 रुपए जीएसटी, यानी टोटल कितने हो गए? 110 रुपए में इसने किसको दिया? रिटेलर को दिया। अब 110 रुपए में रिटेलर को मिला, तो रिटेलर भी क्या बोलेगा कि भाई देखो ऐसा है कि 110 रुपए तो मेरे खरीद का आ गया, है ना, और 5 रुपए मुझे भी जीएसटी चाहिए, तो इसे भी जीएसटी दिया, किसको? कंज्यूमर को दिया 5 रुपए जीएसटी के साथ में। टोटल लागत कितनी हो गई? कंज्यूमर से कितना देना पड़ेगा? 115 रुपए। अभी कुल मिला के आप देखने वाली बात है कि अगर 100 रुपए का सामान 100 रुपए कंज्यूमर के पास में जा रहा है, तो 5 रुपए यहाँ जीएसटी, 5 रुपए यहाँ जीएसटी, 5 रुपए यहाँ जीएसटी, टोटल 15 रुपए जीएसटी में आ गया। अब देखने वाली बात यह है कि ये 15 रुपए जीएसटी किसको मिला? रिटेलर को मिला। लेकिन गवर्नमेंट को जीएसटी कहां से मिला? गवर्नमेंट को जीएसटी कहां से मिलेगा? तो ये जो जीएसटी इससे लिया, जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने इससे लिया, वो जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। फिर रिटेलर से जीएसटी जो इसने लिया, वो जीएसटी किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। कंज्यूमर से जीएसटी जो रिटेलर ने लिया, ये जीएसटी किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। इस प्रकार से जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाती है, और जीएसटी दो गवर्नमेंट के पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो सीएसटी के रूप में, और स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो एसजीएसटी के रूप में जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो अभी देखिए, जो एक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटी, ट्रेडर्स बिटवीन जीएसटीआईएन होल्डर्स इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस, जैसे मैन्युफैक्चरर ने दिया किसको? होलसेलर को। क्यों दिया?
कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, तुम भी बिजनेस करो, इसके पास भी जीएसटी आईडी, इसके भी जीएसटी आईडी है ना। तो इस प्रकार से बिजनेस टू बिजनेस यानी कि एक जीएसटी आईडी होल्डर ने दूसरे जीएसटी आईएल होल्डर को देगा। जीएसटी आईएल नंबर किसके पास होता है? जो बिजनेस करता है उसके पास में होता है। जब एक दोनों के बीच में जो जीएसटी लगता है उसको बोला जाता है बिजनेस टू बिजनेस, या तो शॉर्ट में बोलते हैं B2B ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? B2B ट्रेडिंग या फिर बिजनेस टू बिजनेस ट्रेडिंग कहा जाता है। क्लियर है? अब वही अगर यहां से बात करें, ये तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर का, होलसेलर के पास में भी जीएसटी आईएन है, माफ कीजिएगा, और रिटेलर ये भी शॉप चला रहा है ना, ये भी बिजनेस कर रहा है, इससे खरीदा किसके लिए? बिजनेस के लिए। ये भी जीएसटी दे रहा है किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो इसके पास भी जीएसटी आईडी, इसके पास भी जीएसटी आईडी, ये दोनों के बीच में जो जीएसटी लगेगा वो कैसा लगेगा? B2B जीएसटी लगेगा। कौन सा लगेगा? B2B, बिजनेस टू बिजनेस के लिए। क्लियर है? अब अगर यहां पे बात करें तीसरा और अंतिम चेन के बारे में, इज द लास्ट चेन, जो रिटेलर से लेके कंज्यूमर के बीच में। रिटेलर तो जीएसटी लेगा, रिटेलर जीएसटी लेगा, लेकिन कंज्यूमर जीएसटी लेगा क्या किसी से? नहीं। कंज्यूमर तो लास्ट होता है ना, इसके पास में ना जीएसटी आईडी होता है ना और कुछ होता है। ये क्या करता है? बस जीएसटी देता है, किसी से लेता नहीं है। तो ये क्या करेगा कि जो इसको जीएसटी देगा तो बोलता है इस प्रकार के, यानी कि अगर एक बिजनेसमैन और एक कंज्यूमर के बीच में जो जीएसटी का आदान प्रदान होता है यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको बोला जाता है B2C, यानी ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटी आईएन होल्डर्स एंड द कंज्यूमर इज नोन एज बिजनेस टू कंज्यूमर। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड B2C जीएसटी, बिजनेस टू कंज्यूमर इसी को कहा जाता है, यानी B2C कहा जाता है। इस प्रकार से हमने अभी देखा ट्रेडिंग चेन के बारे में पढ़ा, तो उसके दो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स और एक लास्ट इसमें दिस इज द लास्ट लिंक इन द ट्रेडिंग चेन, यानी कि बिजनेस टू जो कंज्यूमर जो होता है ये लास्ट चेन होता है किसमें? ट्रेडिंग चेन में। समझ में आया? कितना आसान था। अब आइए देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं इनपुट टैक्स के बारे में। अगला जो टॉपिक हमारा क्या है? इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्या कहता है कि व्हेन ट्रेडर्स पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज इट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। जब कोई ट्रेडर्स, जब कोई बिजनेसमैन, जब कोई बिजनेस होल्डर या फिर जीएसटी आईएन होल्डर्स क्या करता है? सामान को परचेज करता है अपने दुकान में स्टॉक करने के लिए, बेचने के लिए। जब सामान को परचेज करता है तो परचेज करने के टाइम में उसको भी जीएसटी पे करना पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल के हिसाब से बताया था कि होलसेलर है, वो क्या क्या मैन्युफैक्चर से खरीदा, तो खरीदेगा तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो होलसेलर ने जो जीएसटी दिया वो क्या आएगा? उसके लिए इनपुट टैक्स होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? वो इनपुट टैक्स, यानी परचेज सामान को किसी भी होलसेलर या किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी जीएसटी आईएन होल्डर जब किसी सामान को परचेज करते के टाइम में किसके लिए? रीसेलिंग के लिए, दोबारा बेचने के लिए, जब वो सामान को परचेज करता है, उस सामान को परचेज करने के टाइम में जो वो टैक्स पे करता है वही उसके लिए हो जाता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स समझ में आया? अब आउटपुट टैक्स, अगला क्या है पॉइंट? आउटपुट टैक्स। लेकिन यही सेलर क्या करता है, यही होलसेलर हो या यही रिटेलर हो, क्या करता है कि जब सामान को कंज्यूमर को बेचता है, किसको? कंज्यूमर को बेचता है, और जब कंज्यूमर उसको क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो वो भी टैक्स पे करेंगे। जैसे मैंने मान लो कि रिटेलर शॉप से एक पेस्ट खरीदा, टूथपेस्ट खरीदा, तो मैं उसके साथ में उसका जीएसटी भी दूंगा, जीएसटी दूंगा ना। इसने तो खरीदा किससे? होलसेलर से, तो इसने जीएसटी पे किया, जो इसके लिए हो गया इनपुट टैक्स। लेकिन जब इसने बेचा तो वहां से जो टैक्स कलेक्ट किया उस टैक्स को आउटपुट टैक्स कहेंगे। यानी इधर जब खरीदा तो यहां लग गया इनपुट टैक्स, जिसको हम लोग आईपी से लिख देते हैं, और जब इसने बेचा और कंज्यूमर से जो कलेक्ट किया तो ये हो जाएगा इसके लिए ओपी, सॉरी ओटी, यानी आउटपुट टैक्स। क्लियर है? ये हो जाएगा इनपुट टैक्स, आईटी लिख देते हैं इसको, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। सिमिलरली होलसेलर जब मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा तो जो यहाँ जीएसटी पे करेगा ये हो जाएगा इसके लिए इनपुट टैक्स, और रिटेलर के लिए जो इनपुट टैक्स होगा वो होलसेलर के लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अगर दो B2B अगर जीएसटी होल्डर्स हैं, B2B बिजनेस से ट्रेडर्स हैं, तो एक के लिए जो आउटपुट टैक्स होगा वो दूसरे के लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा, और जो दूसरे के लिए इनपुट टैक्स होगा वो पहले के लिए आउटपुट टैक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ नहीं होता है, जब क्या करते हैं कि कोई ट्रेडर्स या होलसेलर्स
जो बिजनेसमैन होते हैं उसने इनपुट टैक्स दिया जैसे रिटेलर ने दिया इनपुट टैक्स किसको, होलसेलर को दिया। तो ये जो इनपुट टैक्स इसने दिया और कंज्यूमर से क्या किया इसने, आउटपुट टैक्स दिया कि नहीं, तो इसको भी तो पे करना पड़ेगा ना, पे करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट को ये दिखाता है कि देखिए मैंने इनपुट टैक्स पहले भर दिया है, तो आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स ऐड किया हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आउटपुट टैक्स में से जो इनपुट टैक्स का अमाउंट होगा, मान लिया जाए जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, यहाँ पे मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये हमारा ये जो 110 रुपीज जो है ये इनपुट टैक्स है, इससे इसने 100 रुपए में लिया, 5 रुपए टैक्स दिया, 105 रुपए में इसने खरीदा। इसने कितना में खरीदा, 5 रुपए, यहां पर इसने भी टैक्स दिया तो इसने 110 रुपए 110 रुपीज में खरीदा। सिंपल सी बात, सब एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके लिए क्या हो गया, इनपुट टैक्स कितना पड़ गया, आईटी पड़ गया, इसके लिए 10 रुपीज पड़ा कि नहीं पड़ा, 110 रुपीज में खरीदा था, इनपुट टैक्स इसके लिए कितना हो गया, 10 हो गया। और इसने इसको क्या किया, 115 रुपीज में बेचा, जिसमें 5 रुपीज टैक्स इसने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो इसका आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 15 रुपीज हो गया। 15 रुपीज क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना हो गया, 10। लेकिन ये इनपुट टैक्स यानी कि ये 10 रुपए पहले दे चुका है, टैक्स में दे चुका है ना, लेकिन गवर्नमेंट को क्या ये 15 रुपए ये दे देगा, तो 10 रुपए का इसका नुकसान हो जाएगा ना, और पहले भी 10 रुपए ये दे चुका है टैक्स में, फिर ये 15 रुपए दे देगा, नहीं देगा। तो ये जो टैक्स है, ये जो आउटपुट टैक्स इसने कलेक्ट किया, इसमें से इनपुट टैक्स इसने जितना पे किया उस टैक्स को ये रख लेगा, बाकी जो बचेगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो अगर जो इनपुट टैक्स ये रख लेगा, वही इनपुट टैक्स को आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी इसका 10 रुपए का टैक्स जो है उधार पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, जो आउटपुट टैक्स इसने कलेक्ट किया कंज्यूमर से, वो क्या करेगा, उसमें से अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस कर लेगा और उसके बाद जो रिमेनिंग जो टैक्स बचेगा उसको पे करेगा, और वही उसका क्या हो जाएगा, जो डिडक्ट किया इनपुट टैक्स उसी को कहेंगे AITC। यानी हम कह सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट इज आल्सो नोन एज इनपुट टैक्स, यानी इनपुट टैक्स इज आल्सो नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी इनपुट टैक्स ही है ना, जो अमाउंट इनपुट टैक्स में यानी कि इसने पे किया है उसी टैक्स को आउटपुट टैक्स में से ये डिडक्ट कर रहा है, उसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन किस टाइम, जब वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा उस समय। इस प्रकार से जीएसटी क्रेडिट आपको समझ में आ गया। अब देखिए आज जो रिलेशन हम लोग पढ़ने जाएंगे, इसके बाद जो सॉल्व करेंगे 4.2 में, उसमें एक फॉर्मूला आने वाला है जिसको बोलते हैं जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल यानी कि अगर रिटेलर जीएसटी पे करेगा तो कितना पे करेगा, तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, मैंने पहले बताया, जब रिटेलर या फिर होलसेलर या फिर कोई भी बिजनेस मैन या फिर कोई भी जीएसटी आईएन होल्डर वो क्या करता है कि जितना टैक्स वो पहले दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके बाद वो क्या करता है उसको इंक्लूड करके कंज्यूमर को बेचता है, तो जितना टैक्स उसने कंज्यूमर से कलेक्ट किया और जितना उसने पे किया हुआ पहले से, तो जो टैक्स कंज्यूमर से कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स में से जब इनपुट टैक्स का जो अमाउंट है वो अपने पास रख लेता है, उसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। और आउटपुट टैक्स में से अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी इनपुट टैक्स को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वही अमाउंट वो रहेगा, क्या कर सकता है, वो गवर्नमेंट को पे करेगा, उसी को कहा जाता है जीएसटी पेएबल। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको जैसा अच्छा लगे आप कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे प्रैक्टिस सेट की। चलिए, धन्यवाद। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से डिटेल्स में हमें समझ में आएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, और आईटीसी क्या होता है, आईटीसी इज इक्वल टू इनपुट टैक्स। आईटीसी किसके बराबर होगा, इनपुट टैक्स के ही बराबर होता है, यानी इनपुट टैक्स को ही हम लोग आईटीसी कह सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 का,
तो इस प्रकार से है, पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो मैं नोट डाउन नहीं करूंगा, क्वेश्चन काफी लंबा है और लिखने में चूंकि चौक बोर्ड है, अगर ये हमारे पास में डिजिटल बोर्ड होता तो समस्या नहीं होती, लेकिन ये चौक और डस्टर का बोर्ड है तो थोड़ा सा समस्या होगा, काफी समय लग जाएगा। इससे बढ़िया है कि मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुनाऊं आपको और डायरेक्टली गिवन लिख के आंसर को सॉल्व करूं। कहता है चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 at the time of purchase and collected GST 1,22,500 at the time of selling during 1st July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर्स। तो देखिए क्या है कि इसने सामान जब परचेज किया तो उस समय कितना जीएसटी पे किया, 1,05,000। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन में डायरेक्ट करता हूं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इनपुट टैक्स फॉर इसके लिए चेतना स्टोर, CHETNE चेतना स्टोर इज कितना है, 1,05,000। लिख दें 1,05,000 रुपीज। इतना उसने क्या किया, इनपुट टैक्स पे किया है। और कलेक्ट कितना किया, आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स फॉर किसके लिए, चेतना ट्रेडर्स के लिए ना, चेतना स्टोर। स्टोर का बात हो रहा है तो इसका मतलब ये देखने से लग रहा है या तो ये कोई नोवेल्टी होगा या तो कोई ग्रोसरी शॉप होगा, है ना, जिसने क्या किया, इतना पहले एक दिन में कलेक्ट नहीं किया हुआ, ये एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड बता रहा है। ये 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017 यानी पूरे एक महीने में उसने इतना खरीदा भी और पे भी किया। तो आउटपुट टैक्स फॉर चेतना स्टोर इज कितना हो जाएगा, ₹1,22,500। इतना उसने क्या किया, आउटपुट टैक्स से कलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। तो जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर कितना होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले अपने को पेएबल, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आईटीसी निकालना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं यहां पर सिंस आईटीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईटीसी जो इनपुट टैक्स उसने दिया था वही होगा ना, तो आईटीसी इज इक्वल टू इनपुट टैक्स, यही होगा ना, आईटीसी इज इक्वल टू इनपुट टैक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,05,000, यही हो जाएगा ना, 1,05,000। ये क्या हो जाएगा, आईटीसी हो जाएगा। जब आईटीसी ये हो गया तो अपने को क्या निकालना है, जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या होता है, वो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना दिया हुआ है, 1,22,500 माइनस क्या कर देंगे, आईटीसी कितना हमने निकाला है, 1,05,000। लिख दे क्या, वेरी गुड। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, देखिए आंसर कितना आएगा, 500 में से 500 माइनस हुआ 0, 22 में से 0 माइनस हुआ 22, 1 में से 1 माइनस हुआ, देखने से लग रहा है 1,22,500 है, 1,05,000 माइनस करेंगे तो 22,000 बच जाएगा, है कि नहीं। तो ₹22,000 is the GST payable and our answer. Is that clear? चेक कीजिए आंसर ये है क्या, आप भी चेक कीजिए और नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं भी चेक कर लेता हूं। आई थिंक आंसर यही होनी चाहिए। चलिए देखिए, हाँ, पेएबल जीएसटी कितना है, 22,000 इज आवर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है ना, गुड। बहुत आसानी से, बहुत इजी से सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज के दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फार्म। नाजमा जो है एक फार्म का प्रोप्राइटर है। जीएसटी अंडर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सी हैज पेड GST of rupees 12,500 on purchasing and collect 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed and what is the amount of GST payable? सबसे बढ़िया सबसे इजी देखिए, साफ साफ लिखा है नजमा या फिर ऐसे लिखते हैं इनपुट टैक्स फॉर नजमा, इनपुट टैक्स फॉर नजमा, नजमा है ना। इनपुट टैक्स फॉर नजमा इज इक्वल टू कितना होगा, रुपीज 12,500। 12,500 ये क्या है, इनपुट टैक्स किसके लिए, नजमा के लिए। और इसने कलेक्ट कितना कितना यानी कलेक्ट किया मतलब क्या होगा, ये आउटपुट टैक्स होगा। तो लिख दे यहां पर आउटपुट टैक्स फॉर किसके लिए, नजमा के लिए ना। कितना हो जाएगा, रुपीज आउटपुट टैक्स है 14,750। 14,750 अगर ये दिया हुआ है तो आगे हम लोग चलेंगे। इनपुट टैक्स गिवन है, आउटपुट टैक्स गिवन है, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या अपने को निकालना है, आईटीसी। आईटीसी जो ये क्लेम करेगा यानी जितना इसने पहले पे किया है उतना ही क्लेम करेगा ना। तो लिखे देयरफॉर आईटीसी इज इक्वल टू रुपीज 12,500 होगा, क्योंकि इतना इसने पे किया है और उसी को ये क्लेम कर सकता है ना। मैंने पहले ही बताया था कि आईटीसी क्या होता है, जो इनपुट टैक्स हमने पहले पे किया है वही क्या होता है, आईटीसी क्रेडिट होता है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट से क्लेम करते हैं। बता देंगे देखो भाई इतना हमने पहले पे कर दिया है तो ये मेरा क्रेडिट में है, इससे जो बचेगा वो मैं आपको दूंगा। अब आगे जो देने वाला है यानी जीएसटी पेएबल फॉर नाजमा इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है 14,750 माइनस कितना होगा 12,500। आईटीसी क्या है 12,500 है ना, तो माइनस कीजिए कितना बच जाएगा 2,250। यही होगा क्या 2,250। देख लीजिए 5 2 7 2 14 वेरी गुड रुपीज 2,250 ये हो जाएगा मेरा जीएसटी पेएबल है। क्या एक बार हम चेक करते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक आंसर यही होनी चाहिए और हमारा जो आंसर है करेक्ट आंसर है ना। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, Amir Enterprises purchased chocolates sauce bottle and paid GST 33,800. He sold those bottles to Akbari brothers and collect GST 4,100. Man Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid GST कितना में, इतना में, ठीक है। And the amount of GST payable at every stage trading and hence find the CGST and SGST। वाह क्या मजेदार क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अमीर इंटरप्राइजेज ने क्या किया, चॉकलेट का बोतल जो है चॉकलेट सॉस का बोतल जो है वो क्या किया है, परचेज किया है और जीएसटी कितना दिया रुपीज 3,800। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि अमीर इंटरप्राइजेस यानी इनपुट टैक्स इसके लिए फॉर, अच्छा ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दो पार्ट में इसको हम लोग बनाते हैं।
देखिए आसानी से समझ में आएगा। एक तरफ देखिए यहाँ दो शॉप है, एक तरफ है आमिर इंटरप्राइजेस और दूसरा है अकबरी। यही है। अभी इसके लिए इनपुट टैक्स कितना है? इसने इनपुट टैक्स कितना दिया? ₹3800। और आउटपुट टैक्स इसके लिए कितना है? आउटपुट टैक्स इसके लिए है, आउटपुट टैक्स है ₹4100। अभी सोचने वाली बात ये है, ध्यान से देखिएगा, और मैं पहले भी बताया हूं, एग्जांपल देखिए, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेल, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और बाद में रिटेलर के बारे में बताया। B2B का यहाँ कहानी आ रहा है। इसने क्या किया? ₹3800 टैक्स देके ₹4100 में टैक्स में बेचा ना। तो इसने किसको बेचा? अकबरी को बेचा ना, अकबरी को बेचा। जब इसने अकबरी को बेचा, अकबरी ब्रोस को, तो जो टैक्स इसने कलेक्ट किया, इसने इसको जो दिया तब ने इसने कलेक्ट किया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स हो जाएगा। यानी इसका जो आउटपुट टैक्स होगा वो अकबरी के लिए क्या होगा? इनपुट टैक्स। यानी यहां लिख सकते हैं इनपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹4100। नहीं समझे? फिर से एक बार बताता हूं। इसने क्या किया? ये मान लीजिए स्टॉकिस्ट है या फिर होलसेलर है, इसने चॉकलेट सॉस जो है, बोतल ऑफ चॉकलेट सॉस को क्या किया? परचेज किया। कितना टैक्स में? ₹3800 का, यानी 3800 टैक्स में परचेज किया। और इसको कितना टैक्स लेके बेचा? ₹4100 टैक्स लेके इसने इसको बेच दिया। किसको बेचा? अकबरी ब्रोस को। अब जरा सोचिए, ₹4100 इसको किसने दिया? अकबरी ने दिया ना। तो जब अकबरी ने इसको दिया तो अकबरी के लिए वो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इनपुट टैक्स होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हम लोग, मैंने पहले बताया था कि जिस दाम पर, जिस टैक्स पर हम लोग खरीदते हैं, वी परचेज, तो अकबरी ने परचेज किया ना ₹4100 टैक्स देके, तो ये जो टैक्स होगा इसके लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसका हमको पहले निकालना होगा आईटीसी। तो आईटीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹3800। अब आईटीसी क्यों निकालते हैं? बिकॉज हमको इसका जीएसटी पेएबल निकालना है। तो लिखिए इसको, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो इसके लिए आउटपुट कितना है? 4100 माइनस 3800 इज इक्वल टू 300। इसका कितना हो गया? 300 हो गया। क्या आउटपुट, यानी जीएसटी पेएबल कितना हो गया? 300। तो इसका एसजीएसटी इज इक्वल टू सी जीएसटी, हमने पहले पढ़ा है, इज इक्वल टू क्या होता है? जीएसटी अपॉन 2, यानी 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹150। क्लियर है? आ गया? ये कितना हो गया? इसको डिवाइड करेंगे तो 150 हुआ ना, तो ₹150 एसजीएसटी और सीएसजीएसटी हो जाएगा। किसके लिए? आमिर इंटरप्राइजेस के लिए। सिमिलरली अकबरी ब्रोस के लिए, अकबरी ब्रोस में इनपुट में कितना हुआ? 4100 और आउटपुट टैक्स इसका कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा, इसका आउटपुट टैक्स दिया हुआ है ₹4500। तो लिखते हैं आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹4500। ये किसका है? हम अकबरी ब्रोस का। अब जब ये इसका दिया हुआ आउटपुट टैक्स, तो इसका आईटीसी निकालेंगे। आईटीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹4100। ये आउटपुट टैक्स हो गया। और अब इसके लिए क्या हो जाएगा? जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, जो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी है, आउटपुट टैक्स इसमें कितना है? 4500 माइनस 4100, आंसर कितना आ जाएगा? 400। इसने क्या किया? जीएसटी पे किया। तो सी जीएसटी और एस जीएसटी कितना पे किया? लिखे इसको, सी ऐसे लिखेंगे, एस जीएसटी इज इक्वल टू सी
GST इज इक्वल टू GST अपॉन 2, यानी 400 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 200, यानी इसने कितना पे किया टोटल GST और CGST और SGST 200 रुपीज ईच। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है। इसी प्रकार से आगे के सारे क्वेश्चन हैं, एक बार इसका आंसर चेक करते हैं, फिर आप इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। आइए देखते हैं अकबरी, हाँ ठीक है 300, 150 और 150 अकबरी के लिए 400, 200, 200। वेरी गुड। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना दोस्तों। आज इसी के साथ में हमारा लेक्चर नंबर 3 समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा देख के हमें जरूर बताइएगा, और कीप प्रैक्टिसिंग। आज का जो टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बोर्ड नजदीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, देखते हमारे वीडियोस को देखते भी रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा बाकी न रह जाए। और आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक, एक एक कमेंट्स हमारे इस चैनल के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।